अब्बास भैया। अच्छा, पिछली क्लास में देखिए हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जीसीडी के बारे में थोड़ा स्टार्ट लिया था कि इसकी डेफिनिशन क्या है। तो डेफिनिशन यही है हमारे पास कि अगर ए और बी हमारे पास 2 नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हों, तो एक इंटीजर डी को हम इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बोलेंगे, अगर ये 3 कंडीशन सैटिस्फाई करे। पहली कंडीशन ये है कि ये जो डी है या डी है, जो इन दोनों को मतलब एक तरह से जीसीडी कहलाएगा। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि डी जो है वो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि डी जो है वो दोनों को डिवाइड करेगा, ए और बी दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है? और अगर फ़र्ज़ करें कोई और कॉमन डिवाइज़र है इंटीजर ए और इंटीजर इंटीजर बी का, तो उस केस में वो वाला इंटीजर भी उस डी को डिवाइड करेगा। मतलब 3 कंडीशन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की कौन-कौन सी हैं? कि पहली बात तो ये कि वो इंटीजर्स हमारे पास 2 नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हों। नॉन ज़ीरो इंटीजर्स के लिए हम इंटीजर डी को इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बोलेंगे, अगर वो जो डी है वो पॉज़िटिव हो। दूसरी कंडीशन ये कि वो ए और बी दोनों को डिवाइड करे। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर फ़र्ज़ करें ए और बी का कोई और कॉमन डिवाइज़र सी है, तो उस केस में उस कॉमन डिवाइज़र सी को भी डी को डिवाइड करना होगा, तभी हम डी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बोल सकेंगे। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होती, तो फिर हम डी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या जीसीडी नहीं बोलेंगे, ठीक है? मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली हम इस बात को मतलब ए और बी को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखकर और इक्वल टू डी लिख लेते हैं। इसका मतलब ही यही है नंबर थ्योरी में कि मतलब ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमारे पास क्या है? वो डी है एक तरह से। मैथमेटिकली इस बात का मतलब यही है। बहरहाल अभी तो इस मकसद इस डेफिनिशन को रिकॉल करना था, पिछली क्लास में हमने ये डेफिनिशन डिस्कस कर ली थी। अब हम आज इस पर फर्दर रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे और कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। तो अब देखें, सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनिशन है, वो रिलेटिवली प्राइम की है, कि मतलब 2 इंटीजर्स हमारे पास रिलेटिवली प्राइम कब होते हैं? अगर हम मतलब ए और बी को कोई भी 2 नॉन ज़ीरो इंटीजर्स ले लें, तो फिर वो दोनों नॉन ज़ीरो इंटीजर्स ए और बी रिलेटिवली प्राइम कहेंगे या प्राइम टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को प्राइम बोले जाएँगे, अगर इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमारे पास क्या हो? 1 हो हमारे पास। मतलब जब भी हम 2 नॉन ज़ीरो इंटीजर्स लेंगे ए और बी, तो वो दोनों नॉन ज़ीरो इंटीजर्स एक दूसरे को प्राइम कहलाए जाएँगे या रिलेटिवली प्राइम कहलाए जाएँगे, अगर इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमारे पास क्या हो? वो 1 हो, ठीक है? मतलब एक दूसरे को ये डिवाइड भी ना करते हों और इनका जीसीडी हमारे पास क्या होना चाहिए? वो 1 होना चाहिए। जिस तरह आप देख लें, अगर आप 8 और 9 को देख लें, एग्ज़ाम्पल आपको गिवन है, 8 और 9 आपके पास 2 नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं। इन दोनों का जीसीडी जो है वो क्या है? वो कॉमन डिवाइज़र वो क्या है? 1 है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इनका 1 है, क्योंकि 1 ही ऐसा इंटीजर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। बाकी फ़र्ज़ करें अगर हम 2 ले लें, मतलब फ़र्ज़ करें अगर हम 2 ले लेते हैं, तो 2 जो है वो 8 को तो डिवाइड करता है, लेकिन 9 को डिवाइड नहीं कर रहा। या 3 ले लें तो 3 9 को तो डिवाइड करता है, लेकिन 8 को डिवाइड नहीं कर रहा। मतलब इन दोनों को अगर कोई कॉमन डिवाइज़र ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, तो वो क्या है? 1 है हमारे पास। 1 ही ऐसा ग्रेटेस्ट कॉमन 1 ही ऐसा कॉमन डिवाइज़र है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, और ऐसा कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है जो 8 और 9 को डिवाइड करता हो। मतलब क्या हुआ कि 1 ही एक्चुअली इन दोनों का जीसीडी है। तो ये 8 और 9 क्या है? रिलेटिवली प्राइम है। इसी तरह अगर आप 2 ले लें और ये 3 ले लें, तो 2 और 3 भी एक-दूसरे को क्या है? रिलेटिवली प्राइम है। क्योंकि इन दोनों का भी जीसीडी हमारे पास क्या है? 1 है। तो जब भी 2 इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 होगा, वो क्या होंगे? वो एक-दूसरे को प्राइम कहलाएँ जाएँगे। अच्छा, ये भी ज़हन में रखें, ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम नंबर्स ही हों। जिस तरह अब 8 और 9 दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन इनका जीसीडी 1 है, तो इसी वजह से हमने कहा हुआ है कि ये एक-दूसरे को क्या है? प्राइम है या रिलेटिवली प्राइम है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों इंटीजर्स हमारे पास क्या होंगे? प्राइम होंगे। प्राइम भी हो सकते हैं, प्राइम नहीं भी हो सकते हैं। जिस तरह 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका जीसीडी क्या है? हमारे पास 1 है। लेकिन 8 और 9 कंपोज़िट नंबर्स हैं, इन दोनों का भी जीसीडी क्या है? हमारे पास 1 है। तो 2 और 3 भी एक-दूसरे को प्राइम है और 8 और 9 भी एक-दूसरे को प्राइम है। ठीक हो गया ना? ये डेफिनिशन क्लियर है ना? अच्छा, क्या आज समझ आ रही है ना आप लोगों को बच्चे? रिलेटिवली प्राइम की डेफिनिशन क्लियर है? ये डेफिनिशन आप लोगों को क्लियर है रिलेटिवली प्राइम की? आप सारे मुझे सुन रहे हैं यस ना? सर।
ठीक है जी जी। सर। ओके जी, ओके। ओके जी, ठीक है जी। अच्छा, अब एक थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम क्या है कि आपने इसमें आपने ये साबित करना है कि 2 इंटीजर्स का, 2 नॉन ज़ीरो इंटीजर्स का जीसीडी हमारे पास यूनिक होता है। मतलब अगर 2 इंटीजर्स का हमारे पास जीसीडी है, तो वो 1 होगा। 1 से ज़्यादा हमारे पास जीसीडी नहीं हो सकते। ये बात हमने इस थ्योरम में साबित करनी है। तो हम कॉन्ट्रडिक्शन पर चले जाते हैं। हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें 2 नॉन ज़ीरो इंटीजर्स ए और बी के जीसीडीज़ यूनिक नहीं हैं, बल्कि 2 नॉन ज़ीरो इंटीजर्स ए और बी के 2 जीसीडीज़ हैं, 1 से ज़्यादा जीसीडीज़ है। मतलब फ़र्ज़ करें डी भी जो है, वो भी ए और बी का जीसीडी है और सी भी ए और बी का जीसीडी है। ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम कॉन्ट्रडिक्शन पर चले जाते हैं। ठीक है? हमने कॉन्ट्रडिक्शन ली, अब आखिर में हम ऐसी बात लाएँगे कि वो एक तरह से उसका कोई तुक ही नहीं बनेगी या कोई बात मुमकिन ही नहीं होगी एक तरह से। तो बहरहाल साबित हमने ये करना है कि 2 नॉन ज़ीरो इंटीजर्स का जीसीडी हमारे पास यूनिक होगा। हम कॉन्ट्रडिक्शन पर आ गए, हमने फ़र्ज़ कर लिया कि 2 नॉन ज़ीरो इंटीजर्स का जीसीडी यूनिक नहीं है, बल्कि इनके 2 जीसीडीज़ हैं। एक जीसीडी हमारे पास डी है और दूसरा जीसीडी हमारे पास क्या है? सी है। तो देखें अ, डी जो है वो ए और बी का जीसीडी है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि डी भी हमारे पास क्या क्या है, मतलब ए और बी का जीसीडी है और सी भी हमारे पास ए और बी का जीसीडी है। तो डेफिनिशन जीसीडी की क्या बोलती है कि फ़र्ज़ करें अगर कोई और कॉमन डिवाइज़र है, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि डी हमारे पास क्या है, ए और बी का जीसीडी है, तो फ़र्ज़ करें कोई और कॉमन डिवाइज़र है, जिस तरह हमने कहा कि सी है ना, तो डेफिनिशन के मुताबिक सी भी डी को डिवाइड करता है और डी भी सी को हमारे पास डिवाइड करता है। मतलब सी भी हमारे पास डी को डिवाइड करता है और डी भी हमारे पास सी को डिवाइड करता है। ये डेफिनिशन के मुताबिक, मतलब क्या हमने तीसरी कंडीशन में आपको मेंशन है, तीसरी कंडीशन में आपको गिवन है कि अगर कोई दूसरा कॉमन डिवाइज़र होगा, तो फिर वो जीसीडी को लाज़मी तौर पर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब डी और सी दोनों कॉमन डिवाइज़र्स हैं, मतलब क्या है, डी और सी हमारे पास, हमने तो जीसीडी लिए हुए हैं ना, लेकिन जीसीडी क्या होता है, हमारे पास कॉमन डिवाइज़र होता है। तो अगर मतलब ये डी जीसीडी है और सी भी हमारे पास कोई कॉमन डिवाइज़र है, तो फिर सी डी को डिवाइड करेगा तीसरी कंडीशन के मुताबिक, और सी अगर जीसीडी है और डी भी ए और बी का कॉमन डिवाइज़र है, तो फिर डी सी को डिवाइड करेगा डेफिनिशन की तीसरी कंडीशन के मुताबिक। तो अगर सी डी को डिवाइड करता है, तो डेफिनिशन के मुताबिक हमारे पास एक इंटीजर K1 एग्ज़िस्ट करता है, यहाँ तक कि डी जो है वो K1 और सी की के प्रोडक्ट के बराबर है। ये वही डिवाइज़र की जो डेफिनिशन है उसके मुताबिक हमने बात की है। और अगर सी डी को डिवाइड करता है, तो हमारे पास एक इंटीजर K2 एग्ज़िस्ट करेगा, यहाँ तक कि सी जो है वो K2 और डी के प्रोडक्ट के बराबर है। इन इसको आप पहली को आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और दूसरी को आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फिर आप क्या कर लें, 1 को 2 से डिवाइड कर लें। जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, D डिवाइड बाय C बराबर आएगा K1 C डिवाइडेड बाय K2 D। जब हम इन दोनों का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे, तो D बाय C बराबर आएगा K1 C डिवाइड बाय K2 D। अब आप क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है? मतलब ये दोनों आपस में क्या कर लें, आप लोग मल्टीप्लाई कर लें। जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, तो डी मतलब डी को आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो डी स्क्वायर बन जाएगा, और सी को आप इससे मल्टीप्लाई कर ले तो ये सी स्क्वायर बन जाएगा। मतलब एक तरह से कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा कर लें, डी को दोनों साइडों पर मतलब क्या कर लें, डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लें। डी को आप लोग दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर लें, मतलब यहाँ पर आपने डी को दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी डी को दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर लें, तो डी डी से कैंसल और इधर क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर बन जाएगा। और साथ-साथ सी को बोथ साइड्स पर डिवाइड कर लें, ठीक है? तो सी और सी कैंसल हो गए और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर सी स्क्वायर बन गया और K1 बाय K2 अपनी जगह पर रह जाएँगे। तो इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें, ठीक है? इसको आप लोग क्या नाम दे दें, इक्वेशन 3 का नाम दे दें। फिर हमने ये इक्वेशन 1 के मुताबिक डी किसके बराबर है, K1 इंटू सी। तो डी की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में पुट कर लें। जब डी की वैल्यू आप लोगों ने इस इक्वेशन 3 में पुट कर ली, जस्ट अ मिनट मैं इसको ज़रा मिटा लूँ। तो जब आपने डी की वैल्यू के मतलब इस इक्वेशन 3 में पुट कर ली, तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आया K1 इंटू सी होल स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू K1 बाय K2। मतलब इक्वेशन 3 में हमने डी की वैल्यू खाली पुट किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है? तो
ये बन जाएगा k1 स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर, तो c स्क्वायर और c स्क्वायर आपस में कैंसल, ठीक है? और रह क्या जाएगा k1 इंटू मतलब k1 का स्क्वायर भी k1 से कैंसल हो जाएगा। मतलब रह क्या जाएगा? रह जाएगा हमारे पास k1 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाय k2 मतलब एक्चुअली हमारे पास जो रह जाता है, वो ये रहता है कि मतलब k1 इट इज़ इक्वल टू अच्छा ये हमारे पास रह जाएगा फिर k1 इट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय k2 ये हमारे पास रह जाता है, ठीक है? तो जब k2 को अगर आप बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर लें, मतलब यहाँ पर आ जाएगा k1 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाय k2 k2 को आप बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आ जाएगा k1 इंटू k2 इक्वल टू 1 ठीक हो गया ना? ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, फिर अगर आपको याद हो तो पिछले से पिछले आई थिंक 2 वीक्स पहले मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि अगर 2 इंटीजर्स का हमारे पास प्रोडक्ट 1 है, नंबर थ्योरी हमें ये कहती है कि अगर 2 इंटीजर्स का हमारे पास प्रोडक्ट 1 है, तो ये तभी मुमकिन है नंबर थ्योरी में कि अगर वो दोनों इंटीजर्स या तो 1 के बराबर हों या वो दोनों इंटीजर्स प्लस माइनस ना -1 के बराबर हो। जब 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमारे पास 1 के बराबर आएगा, तो नंबर थ्योरी यही कहती है कि या वो दोनों इंटीजर्स 1 होंगे या वो दोनों इंटीजर्स -1 होंगे। मतलब या +1 होंगे या या -1 एट अ टाइम, ठीक है? मतलब या तो k1 और k2 दोनों +1 होंगे या k1 और k2 दोनों -1 होंगे। ये हमें नंबर थ्योरी बताती है क्योंकि वैसे तो अगर और कोई तरीका तो और तरीका तो यही है कि फ़र्ज़ करें अगर 2 एक इंटीजर है, तो 2 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो तब हमारे पास क्या आता है 1 आ जाता है, ठीक है ना? लेकिन 1/2 तो हमारे पास इंटीजर नहीं है ना, 1/2 तो हमारे पास इंटीजर नहीं है और यहाँ पर हमें कहा गया है कि k1 और k2 क्या है हमारे पास इंटीजर्स हैं, ठीक है? यहाँ पर हमें बताया गया है कि k1 और k2 हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो इसलिए नंबर थ्योरी में 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट तभी 1 के बराबर हो सकता है अगर वो दोनों इंटीजर्स 1 हो या वो दोनों इंटीजर्स -1 हो। तो हमें पता चल गया k1 और k2 +-1 के बराबर हैं। तो ऐसा करें कि ये k1 की वैल्यू +-1 ये इक्वेशन 1 में पुट कर लें। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो d बराबर आएगा +-c के मतलब d या तो +c के बराबर है या d -c के बराबर है। लेकिन c तो हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये तो हमें गिवन है। मतलब फ़र्ज़ करें अगर ये d जो है वो हमारे पास किसके बराबर है? -c के बराबर है। अगर हम ये कोई कहे कि मतलब 1 सेकंड मैं इसको ये पेंसिल सेलेक्ट कर लूँ ताकि आपको अच्छा, अगर मतलब ये देखें d जब c के बराबर आएगा, मतलब d हमारे पास किसके बराबर है यहाँ पर? -c के बराबर आए या d हमारे पास +c के बराबर है। अगर d +c के बराबर है तो फिलहाल तो इस बात को अपनी जगह रहने दें। फ़र्ज़ कर लें अगर d हमारे पास -c के बराबर है, तो इसका मतलब तो ये होगा कि d जो है वो हमारे पास नेगेटिव है। मतलब d तो हमारे पास फिर क्या है? जीसीडी है और फिर इस केस में d हमारे पास क्या हो गया? नेगेटिव है। लेकिन ये तो एक तरह से मुमकिन नहीं है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन बन जाएगी ना क्योंकि हमें पता है कि जीसीडी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बात हमें डेफिनिशन में मालूम है कि जीसीडी हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बात फिर कट जाएगी मतलब d -c के बराबर नहीं हो सकता बल्कि d सिर्फ +c के बराबर आएगा। तो जब d +c के बराबर है मतलब क्या हुआ कि d और c हमारे पास क्या है? एक ही जैसे हैं। d और c हमारे पास एक ही चीज़ है। ठीक है ना? मतलब ये कोई दूसरी चीज़ें नहीं है बल्कि d और c हमारे पास क्या है? एक एक ही चीज़ है। मतलब ऊपर तो हमने ये फ़र्ज़ किया हुआ था कि d और c कोई 2 मुख्तलिफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र्स हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या बात आ रही है कि d और c एक ही कॉमन डिवाइज़र्स है। मतलब एक तरह से हमारी सपोज़िशन ने भी हमें ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये D और C एक ही कॉमन डिवाइज़र है मतलब जीसीडी हमारे पास क्या है, एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। हमने तो कॉन्ट्रडिक्शन में यही फ़र्ज़ किया कि फ़र्ज़ कर लें कि जीसीडी 2 हैं, लेकिन यहाँ पर वो दोनों जीसीडी हमारे पास क्या आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं। जिससे ये साबित होता है कि जीसीडी हमारे पास हमेशा एक ही होता है, एक से ज़्यादा जीसीडीज़ हमारे पास नहीं हो सकते। ठीक है? तो ये हमारे पास इस थ्योरम का सबूत है। अगले थ्योरम इसमें यही कह रहा है कि अगर 2 इंटीजर्स हैं हमारे पास और दोनों नॉन ज़ीरो हैं और इन डी उनका जीसीडी है, तो इस केस में आपने फिर ये साबित करना है कि a डिवाइडेड बाय d मतलब a बाय d और b बाय d इनका जीसीडी 1 के बराबर आएगा। ये असल में यहाँ पर थोड़ी ये कॉपी थी तो इसका पेज नहीं पलट रहा था, मैं यहाँ पर आपको लिख लेता हूँ कि
आपने इसमें साबित करना है कि A डिवाइडेड बाय D और B डिवाइडेड बाय D, मतलब A बाय D और B बाय D, इसका जीसीडी हमारे पास क्या है, 1 के बराबर आएगा। मतलब एक तरफ से आपने ये साबित करना है कि अगर फ़र्ज़ करें A और B का जीसीडी D है, तो आपने फिर साबित ये करना है कि A बाय D और B बाय D ये एक दूसरे को रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है? ये बात आपने साबित करनी है। या सिंपल सी बात है कि अगर A और B का जीसीडी D है, तो आपने ये साबित करना है कि A बाय B और A बाय D और G बाय D B बाय D इन दोनों का जीसीडी हमारे पास क्या है, 1 है। ये बात बस आपने साबित करनी है। तो अब जिस तरह हमें गिवन है, एक मिनट मैं इसको मिटा दूँ। अच्छा, ये बात हमें गिवन है कि ए बाई डी का मतलब ए और बी का जीसीडी क्या है, वो हमारे पास डी है। तो जब ए और बी का जीसीडी हमारे पास डी है, तो मतलब क्या हुआ कि डी भी ए को डिवाइड करता है। जब डी ए को डिवाइड करता है, तो नंबर थ्योरी के डेफिनिशन के मुताबिक हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक इंटीजर ए वन एग्जिस्ट करता है, जहाँ तक कि ए जो है वो ए वन और डी के प्रोडक्ट के बराबर है। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है? और जब ये मतलब ए और बी का जीसीडी डी है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि डी ए और बी दोनों को डिवाइड करता है ना। तो मतलब हमने जब ये कहा कि नंबर थ्योरी के मुताबिक इंटीजर ए1 एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तक कि ए जो है वो ए1 और डी के प्रोडक्ट के बराबर है। तो इसी तरह एक इंटीजर बी1 भी एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तक कि बी जो है वो बी1 और डी इनके प्रोडक्ट के बराबर है। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दो। आपने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, सही हो गया। अब अब आपने यही साबित करना है कि मतलब ये A1 और B1, मतलब A1 एक्चुअली हमने A बाई D को नाम दे दिया है, और मतलब यहाँ पर डेफिनिशन के मुताबिक, और B बाई D मतलब इसको हम B1 का नाम दे देते हैं, और ये बाय डेफिनिशन एक तरह से हमने सपोजिशन नहीं की। मतलब जब मतलब A1 और D इसके प्रोडक्ट के बराबर आएगा, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं ना कि मतलब ए जो है वो एक तरफ से A1 और D के प्रोडक्ट के बराबर है। बल्कि इसमें चलें, आप अपनी आसानी के लिए चलें फ़र्ज़ कर लें, एट द मोमेंट आप फ़र्ज़ कर लें कि A बाई D A1 के बराबर है और B बाई D B1 के बराबर है। मतलब A1 और B1 हमारे पास कोई 2 वैल्यूज़ हैं, इंटीजर भी नहीं, वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है? हमने साबित बस यही करना है कि मतलब A1 और B1 इनका जीसीडी 1 है। अच्छा, बाकी वो उसी तरह ये बाय डेफिनिशन ऑफ डिवाइज़र्स है, ठीक है? कि जब डी ए को डिवाइड करता है, तो ए जो है वो ए1 और डी के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, और जब ये मतलब डी बी को डिवाइड करता है, तो बी जो है वो बी1 और डी इसके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अब ऐसा करते हैं कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सी जो है वो कॉमन डिवाइज़र है ए1 और बी1 का, ठीक है? तो जब कॉमन डिवाइज़र है ए1 और बी1 का, तो हम डेफिनिशन के मुताबिक फिर एक इंटीजर D1 मालूम कर सकते हैं, यहाँ तक कि मतलब जब मतलब C जो है वो कॉमन डिवाइज़र है A1 और B1 का, मतलब क्या हुआ कि C जो है वो A1 को डिवाइड करता है। तो डेफिनिशन के मुताबिक हमारे पास इंटीजर D1 एक्सिस्ट करेगा, यहाँ तक कि A1 जो है C और D1 इसके प्रोडक्ट के बराबर है। इसी तरह जब हमारे पास ये C जो है वो B1 को डिवाइड करता है, तो डेफिनिशन के मुताबिक हमारे पास दूसरा इंटीजर D2 एक्सिस्ट करेगा, यहाँ तक कि D1 जो है वो C और D2 इसके प्रोडक्ट के बराबर है। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें, दूसरी को इक्वेशन 1 का 4 का नाम दे दें। इस तरह कर लें, फिर इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लें, और इक्वेशन 4 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर लें। तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा? A बराबर आएगा मतलब सी डी वन इंटू डी, और बी बराबर आ जाएगा सी डी टू इंटू डी, ठीक है? फिर ज़रा तरतीब बदल दें, मतलब डी को सी के साथ लिख लें दोनों केसेस में। तो ए बराबर आएगा सी डी इंटू डी वन के, और बी बराबर आ जाएगा सी डी इंटू डी टू के। तो अब अगर आप इस सीडी को अगर एक इंटीजर कंसीडर करें, और भी एक इंटीजर ये कंसीडर किया जा सकता है, इसलिए कि सी और डी दोनों हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। तो जब दोनों इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे हमारे पास क्या आता है, इंटीजर ही आता है ना। तो सी और डी हमारे पास इंटीजर है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, इंटीजर ही आएगा, तो सी डी भी हमारे पास इंटीजर है। मतलब क्या है कि हम इस बात से मतलब ये इन दोनों बातों से हम ये कह सकते हैं, मतलब A इज़ इक्वल टू सी डी इंटू डी वन, इससे हम ये बोल सकते हैं कि सी डी ए को डिवाइड करता है। क्योंकि अगर सी डी ए को डिवाइड करता है, तो वही डेफिनिशन बनेगी कि डेफिनिशन के मुताबिक इंटीजर डी वन एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ तक कि ए जो है वो सी डी और सी डी और डी वन इसके प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब ये एक तरह से क्या बन रही है, वो डिवाइजर वाली डेफिनिशन बन रही है, ठीक है ना? यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि सी डी जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है एक तरह से। क्यों?
वो इसलिए कि अगर सीडी जो है वो मतलब ए को डिवाइड कर रहा है, इसलिए डिवाइड कर रहा है कि यहाँ पर वो नंबर थ्योरी में डिवाइज़र की डेफिनिशन बन रही है कि अगर मतलब सीडी ए को डिवाइड करेगा तो इंटीजर हमारे पास डी1 एग्ज़िस्ट करेगा यहाँ तक कि ए जो है वो सीडी और डी1 के प्रोडक्ट के बराबर है। इसी तरह बी जो है वो सीडी जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है, तो डेफिनिशन के मुताबिक हमारे पास इंटीजर डी2 एग्ज़िस्ट कर रहा है, यहाँ तक कि बी जो है वो सीडी और डी2 इसके प्रोडक्ट के बराबर है। तो जब सीडी ए को भी डिवाइड कर रहा है और सीडी हमारे पास बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीडी ए और बी का कॉमन डिवाइज़र है। ठीक है ना? आसान सी बात है, सीडी ए और बी का कॉमन डिवाइज़र है। लेकिन आपको गिवन है कि डी जो है वो ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। सीडी कॉमन डिवाइज़र है और डी जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। तो डेफिनिशन के मुताबिक नंबर थ्योरी की डेफिनिशन मतलब जीसीडी की डेफिनिशन के मुताबिक फिर अगर सीडी कॉमन डिवाइज़र है और डी जीसीडी है, तो फिर सीडी जो है वो डी को डिवाइड करेगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की तीसरी कंडीशन के मुताबिक। ठीक है ना? तो देखें अगर सीडी डी को डिवाइड करता है, तो फिर ये मुमकिन कब होगा? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कब मुमकिन हो सकता है? तो एक्चुअली ये मुमकिन तभी हो सकता है अगर मतलब ये एक तरह से हमारे पास मुमकिन कब हो सकता है? ये तभी मुमकिन हो सकता है कि अगर हमारे पास मतलब जब हम कहते हैं ना कि सीडी डी को डिवाइड कर रहा है, तो ये कब मुमकिन हो सकता है? ये तभी मुमकिन हो सकता है अगर सी हमारे पास +-1 के बराबर हो। मतलब यहाँ पर मैंने देख लें आप यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए ये बात लिखी हुई भी है। जब हम कहते हैं कि डी को अगर डी पर डिवाइड करें, तो डी वन्स आर डी, लेकिन सीडी को हम कैसे कह सकते हैं कि मतलब सीडी को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये सीडी हमारे पास मतलब डी दे दे। मतलब ये एक तरह से इस बात का मतलब यही है ना कि जब हम कहते हैं इसको मैं ऐसा करता हूँ वर्ड में लिखता हूँ। अच्छा, इधर देख लें, देखें सीडी हमें पता है कि डी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है? ये बात हमें पता है। तो जिस तरह आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जब हम फ़र्ज़ करें आपको कहा जाए कि डी को आप किससे एक तरह से मल्टीप्लाई करोगे कि उससे हमारे पास डी आ जाएगा। तो डी को हम 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास डी आता है। लेकिन यहाँ पर सीडी है हमारे पास, तो ये कहना है कि सीडी को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि उससे हमारे पास क्या आ जाए, डी आ जाए। तो वैसे तो हम सीडी को अगर हम 1/c से मल्टीप्लाई कर लें 1/c से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास डी आना चाहिए ना। लेकिन 1/c तो ऑब्वियस बात है अगर c हमारे पास इंटीजर है, तो 1/c तो इंटीजर ही नहीं होगा, तो ये बात तो नंबर थ्योरी में मुमकिन नहीं है 1/c वाली। ठीक है? ये 1/c वाली बात नंबर थ्योरी में नामुमकिन है, क्योंकि c तो मतलब 1/c तो हमारे पास इंटीजर ही नहीं है। यहाँ पर तो हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर सीडी को हमने नंबर थ्योरी में किस ऐसी चीज़ से डिवाइड करना है कि वो हमारे पास डी आ जाए, तो फिर इस केस में मतलब हमें सीडी को एक तरह से किस में डिवाइड करना होगा, डी से ही मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन सी को इस केस में हमारे पास 1 होना पड़ेगा। सी 1 होगा तभी एक तरह से सीडी डी को डिवाइड कर सकेगा, ठीक है ना? वैसे तो इन्होंने यहाँ पर हमने कहा हुआ है कि सी या +1 या -1 के बराबर हो सा होगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि अगर सीडी जो है वो मतलब फ़र्ज़ करें सी तो हमारे पास क्या है, एक तरह से यहाँ पर हमें मतलब इंटीजर बताया जा रहा है ना मतलब सी हमारे पास एक तरह से मतलब ऊपर यहाँ पर देखें, यहाँ पर हाँ, मतलब एक तरह से सी कॉमन डिवाइज़र बताया जा रहा है, तो कॉमन डिवाइज़र तो पॉज़िटिव होता है हमारे पास ना, तो इसलिए सी हमारे पास +1 के ही बराबर आएगा, -1 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो जब सी हमारे पास +1 के बराबर आ गया, तो ऊपर हमने क्या फ़र्ज़ किया हुआ है, बल्कि हमने क्या कहा हुआ है कि फ़र्ज़ करें कि A1 और B1 का जो मतलब एक तरह से फ़र्ज़ किया हुआ है कि हमने मतलब A1 और B1 इनका कॉमन डिवाइज़र 1 के बराबर है या इसको भी चलें रहने दें। जब आप यहाँ पर एक तरह से मतलब ये यहाँ पर आपको गिवन है ना कि A1 और B1 का कॉमन डिवाइज़र है। मतलब एक तरह से ये मतलब A1 और B1 का कॉमन डिवाइज़र है, तो अगर A1 और B1 का कॉमन डिवाइज़र 1 है और दूसरी बात ये ना कि ये जीसीडी होना चाहिए। मतलब देखें अगर आप C की वैल्यू इधर पुट कर लें, चलिए आप C की वैल्यू इधर पुट कर लेते हैं तो देखें मतलब हमने तो A1 किसके बराबर आ रहा है D1 के और B1 किसके बराबर आ रहा है ये मतलब D2 के, ठीक है ना? तो आप इधर A1 की भी वैल्यू पुट कर लें
और इधर आप लोग ये मतलब A1 की वैल्यू आप D1 पुट कर लें और ये B1 की वैल्यू आप लोग D2 पुट कर लें। तो आप देखेंगे कि सी हमारे पास यहाँ पर सिर्फ प्लस 1 ही बनेगा, मतलब ए बाई डी और बी बाई डी का फिर जीसीडी हमारे पास इस केस में 1 ही आएगा एक तरह से। 1 क्यों आएगा? क्योंकि सी जो है वो प्लस 1 के बराबर है। जब आप ऊपर वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, फिर इन दोनों का जीसीडी हमारे पास हर सूरत 1 ही आ रहा है। और एक और बात ये कि मतलब ये हुआ कि कॉमन डिवाइज़र जब 1 है, तो एक तरह से मतलब ये कि ये फिर जीसीडी है एक एक तरह से। मतलब यहाँ पर इनका फिर रिलेटिवली प्राइम वाली बात भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वो A1 A बटा T और B बटा T वाली बात है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि A बाई D और B बाई D का जीसीडी 1 है, मतलब ये दोनों एक-दूसरे को रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है? अच्छा जी। फिर ये देखें जीसीडी ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स वाली बात है, तो देखें जब हमारे पास वैसे तो अब तक हमने 2 इंटीजर्स की जीसीडी वाली बात की है, लेकिन फ़र्ज़ करें हमारे पास m इंटीजर्स हैं, तो जब हमारे पास m इंटीजर्स आएँगे तो फिर और तमाम के तमाम नॉन ज़ीरो हैं, तो फिर d उन तमाम m इंटीजर्स का जीसीडी होगा अगर वो पॉज़िटिव हो और वो उन तमाम m इंटीजर्स को वो डिवाइड करे, और अगर कोई दूसरा कॉमन डिवाइज़र है इन तमाम इंटीजर्स का, तो फिर वो कॉमन डिवाइज़र भी इन इस d को डिवाइड करेगा। मतलब वही डेफिनिशन है, m इंटी 2 इंटीजर्स के लिए भी जीसीडी की वही डेफिनिशन है, और ये मतलब 5 इंटीजर्स के लिए, 10 इंटीजर्स के लिए, 100 इंटीजर्स के लिए भी जीसीडी की वही डेफिनिशन है हमारे पास। ठीक है जी? अच्छा, ये बाकी इसमें हमारे पास देखें एक इस थ्योरम को तो रहने दें, ये थ्योरम हम नहीं कर रहे। खाली कॉमन मल्टीपल एलसीएम की एक कंडीशन है। कॉमन मल्टीपल तो 2 नॉन ज़ीरो इंटीजर्स का यही होता है कि अगर कोई एक इंटीजर m को हम कॉमन मल्टीपल कहेंगे a और b का, अगर ए और बी दोनों इसको m को डिवाइड करें, तो ये मतलब इन दोनों इंटीजर्स ए और बी का कॉमन मल्टीपल बन जाता है। जब 2 इंटीजर्स मतलब 2 इंटीजर्स का अगर हम कॉमन मल्टीपल लेंगे, ठीक है? जब 2 इंटीजर का अगर हम कॉमन मल्टीपल लेते हैं, तो कॉमन मल्टीपल क्या होता है? कॉमन मल्टीपल वो इंटीजर होता है जिसको ये दोनों इंटीजर्स क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। बाकी एलसीएम इस पर हम खैर अगले लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। अभी खाली मैं आपको सरसरी बता देता हूँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनिशन हम अगले लेक्चर में भी करेंगे, कि अगर हमने 2 नॉन ज़ीरो इंटीजर्स ले लिए, तो m को हम इन दोनों का एलसीएम बोलेंगे। अगर m हमारे पास क्या हो? पॉज़िटिव हो। दूसरी बात ये कि दूसरी कंडीशन ये कि a जो है वो m को भी डिवाइड करे और b भी m को डिवाइड करे। मतलब ये दोनों a और b दोनों m को डिवाइड करें, या m जो है वो दोनों a और b से क्या हो? डिविजिबल हो। और अगर c जो है वो कोई और कॉमन मल्टीपल है a और b का, फिर A को C को भी डिवाइड करना होगा और B को भी C को डिवाइड करना होगा। मतलब अगर C कोई और कॉमन मल्टीपल है A और B का, तो फिर C जो है वो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए A और B से। अगर ये तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हों, तो फिर ये M जो है वो उन दोनों का एलसीएम कहलाता है। इन बहरहाल इस पर इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है? अब तक के लेक्चर में आपका कोई सवाल हो तो फिर आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।